Okay, hello, assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss some important constitutional amendments for various exams में जो पूछे जाते हैं JKSSB हो या JKPSC हो या UPSC हो या SSC हो। important constitutional amendments जो है अभी तक जितने भी amendments आए हैं। अच्छा, do you know how many amendments are there in the constitution? ओके, देयर आर 105 अमेंडमेंट्स एज ऑफ नाउ। अगर हम 2022 की हम बात करें तो अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अमेंडमेंट्स होते कहाँ हैं और क्या प्रोविजंस हैं इनके लिए, किस आर्टिकल के अंडर ये होते हैं और इससे क्या पता चलता है हमें, ये सब हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और बिफोर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स के बारे में वी शुड नो अबाउट सम की फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक लीगल और स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है ये जिसका एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, यानी तक़द्दुस है। ये एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होती है कंट्री के। जितने भी लॉज होते हैं कंट्री के, वो सारे सबऑर्डिनेट होते हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कंट्री जो फंक्शन करती है लीगली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंक्शन करती है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद बनाई गई थी कब, कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस पे। और इसका जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था ये हुआ था जुलाई 1946 में। आप समझ रहे हो, आज़ादी से पहले एक साल जुलाई 1946 में ये इसके इलेक्शंस हुए थे। और ये जो मेंबर्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबलीज़। ये जो प्रोविजनल असेंबलीज़ उस वक्त हुआ करती थी उन लोगों के द्वारा वो इलेक्ट किए गए थे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनके लिए अलग सा इलेक्शन नहीं हुआ था। ऑलरेडी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविजनल असेंबलीज में उन्होंने इलेक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, और उन मेंबर्स ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया का। और इसमें बहुत टाइम लगा है, तकरीबन 2 years 11 months and 18 days वाई रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये दुनिया का बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वनडे टाइप के, हम यूपीएससी की बात नहीं करते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी और कौन प्रेसिडेंट था, कब इलेक्शन हुए थे, कितने मेंबर्स थे, उन्होंने क्या इलेक्शन इनडायरेक्ट था या डायरेक्ट था, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना ये आपको पता होनी चाहिए। हालांकि हमें अभी पढ़ना है अमेंडमेंट्स, लेकिन उससे पहले आपको ये थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ओके, और इसका प्रेसिडेंट उस वक्त था, उस वक्त जो प्रेजाइड इसको कर रहा था, इट वाज प्रेजाइडेड बाय डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। और ये एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट था। क्या था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, मतलब इसके बाद इसको हटाया गया और नया प्रेसिडेंट लाया गया था जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट बना। और आपको पता है ये जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने बाइकआउट की थी ये सेशन, ये मीटिंग जो थी इन्होंने ये बाइकआउट की थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें अलग सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने अलग मुल्क बनाना था पाकिस्तान, तो वो चाहते थे कि हमारा अलग सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे पाकिस्तान के लिए। ओके, और 11 दिसंबर 1946 में इन्होंने इलेक्ट किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने कहा ना वो जो डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा था वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट था। तो 11 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यही जाके फिर आगे इंडिया का प्रेसिडेंट भी बना, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही 11 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेसिडेंट चूज़ किया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए BN राव के बारे में। BN राव कौन था? BN राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था, ये एक लीगल एडवाइज़र था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मतलब वक्फे से एडवाइस ज़रूरत होती थी, और ये एडवाइसेस लीगली जो दिया करता था ये देता था BN राव। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो
कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाने के लिए कुछ बहुत सारी कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। देयर वायर 22 कमिटीज़ ऑलमोस्ट टू गिव द आउटपुट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। आपने सुनी होगी ये नाम, इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसका चेयरमैन जो था, इसका हेड जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी तरह के बहुत सारी कमिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, रूल्स कमेटी थी एक वहाँ पे। रूल्स कमेटी का हेड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से स्टेट्स कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी का हेड था जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन पावर कमेटी जो थी, उसका भी हेड था जवाहरलाल नेहरू। और एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी स्टेट्स पे, स्टेट प्रोविजनल कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। इसका हेड था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द हेड ऑफ द कमेटी। स्टेट प्रोविजनल कमेटी का वो हेड था। इसी तरह एक स्टेट कमेटी भी था जिसका हेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 कमेटीज़ का हेड था। एक स्टेट कमेटी, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरा यूनियन पावर कमेटी। हाँ, 3 कमेटीज़ का ये हेड था। और इसी में से एक कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका हेड था डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन भी किया है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1946 को। याद रखना, कब किया गया था अडॉप्ट? 26 नवंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को उनको अडॉप्ट किया गया था। और यही डे 26 नवंबर हर साल हम मनाते हैं नेशनल लॉ डे। कब से? 2015 से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं इस दिन। कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन अडॉप्ट किया गया था, यानी कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो अमेंडमेंट में वो केम इनटू फोर्स में आए, जैसे कि सिटीजनशिप थे या बाकी थे। लेकिन इट वाज डिसाइडेड दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल एक्ट एज ए पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन है। जबकि जहाँ तक फर्स्ट इलेक्शन होंगे तब तक ये क्या काम करेगी? एज ए पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं था अभी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से मतलब वजूद में नहीं आया था। अभी कुछ ही प्रोविजंस आए थे जैसे कि सिटीजनशिप थे या बाकी थे। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि द डे वाज चूजन, इसी डे क्यों? क्योंकि द डे वाज चूजन टू कमेमोरेट द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। इससे पहले एक पूर्ण स्वराज हुआ था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक इजलास हुआ था। कहाँ पे? लाहौर सेशन में 1929 में। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे। तो 1929 को उस वक्त के याद को मतलब कमेमोरेट के लिए ये डेट लाया गया था 26 जनवरी। और 1950 क्यों? क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था हमारे सामने। अब इसको कैम इनटू फोर्स में लाना था, मतलब इसको फोर्स में लाना था। कब? 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को जब ये अडॉप्ट हुआ था। लेकिन फुल्ली ये कैम इनटू फोर्स मना था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अगर आपको पता होगा, 26 जनवरी हम मनाते हैं 1950 को। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन वजूद में आया था। लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस, ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949। अब आपको 2 दिन याद रखने हैं। 26 जनवरी हम क्या मनाते हैं? नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम फुल्ली रिपब्लिक हुए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था। उम्मीद है कि आपको याद रहा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए या कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का भी फर्स्ट पेज है वो एक इंट्रोडक्शन है। ये हमें बताता है कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपको कोई बंदा बाहर पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका क्या है, आप उसको अपना कार्ड दिखा सकते हैं, या कहीं भी कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी में, या कहीं पे भी, या फॉर्म हम भरते हैं JKSSB का या UPSC का कोई का, हमें वहाँ पे कोई एक एडमिट कार्ड होता है। ये कार्ड हमें बताता है कि आप एलिजिबल हो इसके लिए या नहीं है, यानी आपने क्या डिग्री की है, या आप मतलब किस चीज़ के लिए आए हो यहाँ। ये सब हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल। क्या है? preamble of the constitution. Preamble is the identity card of the constitution. It is the introduction of the constitution. ये हमें बताता है कि अंदर क्या लिखा है। एंड इट इज़, इसका जो आइडिया है ये आया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में ये पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको अप्रूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अप्रूव किया था 22 जनवरी 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कंसेप्ट आया है प्रीएम्बल का, और प्रीएम्बल जो है ये फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए वो है नेशनल फ्लैग के बारे में। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 से, यानी आज़ादी के ईयर में ही, लेकिन उससे पहले नेशनल फ्लैग को। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम, और इसको हमने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। नेक्स्ट है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, आपने सुना होगा। ये इसको कंपोज किया था बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसको हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने एज ए नेशनल एंथम लाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम जो कि जन गण मन है, इसको हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने एज ए नेशनल एंथम डिक्लेयर किया इंडिया का। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो कि रिसेंटली हुए थे, मतलब 2015 से 2021 तक, वो सब मैंने इसमें कवर किए हैं। अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, 105 है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 105 अमेंडमेंट्स आपको याद है तभी जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या क्वालिफाई कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जैसे कि 20-25 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। अगर आपको वो अच्छे से याद है या उनके प्रोविजंस आपको थोड़ी बहुत याद है, तो आराम से मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो बाकी ऑप्शंस होंगे वहाँ पे होंगे, आप आराम से उनको एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको 25 एलिमेंट्स या 24 जितने इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर किए वो आपको याद है, वही आपको याद रखने हैं, उन्हीं से आपको आइडिया चलेगा बाकी क्या हो सकते हैं। और बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं 1950 से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि more than 70 ईयर्स पासड, तो तब से अभी तक बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजेस कहाँ से कब लाए गए हैं ये आपको याद रखना है। चलिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने पहले ही बताया, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जब ये अडॉप्ट हुआ था ना, जब ये कमेंस हुआ था उस वक्त 1950 में, तो इसमें उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में थे। और आज अगर हम बात करें 2021-22 की अगर हम बात करें, तो आज इसमें 25 पार्ट्स है और 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स है इसमें, और 12 शेड्यूल्स है इसमें। मैंने अमेंडमेंट्स कंप्लीट की हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो मैं 12 शेड्यूल्स भी इसी तरह से आपके सामने लाऊंगा और डिस्कस भी करूँगा। 12 शेड्यूल्स हैं उसमें, और ये 25 पार्ट्स है और 450 पुल्स आर्टिकल्स है इसमें, और 105 अमेंडमेंट्स है अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, ये जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट क्या होता है? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ माइनर या मेजर चेंजेस लाने को हम कहते हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट हम कहते हैं। अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू नेशनल फंडामेंटल लॉ, या जो कि सुप्रीम लॉ होता है, इसमें कुछ चेंजेस लाने को हम कहते हैं अमेंडमेंट। राइट, ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ले डाउन किया गया है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें? पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है। पार्ट 20 में ये बताया गया है, और पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 है, उसमें ये सारा प्रोसीजर क्लियरली बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट्स का, ये इंश्योर करता है सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये तकद्दुस ये पामाल न करने देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बरकरार रखता है वो उसको, उस तकद्दुस को, एंड कीप्स ए चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो मनमानी होता है अमेंडमेंट्स का या बाकी कुछ चेंजेस लाने को, उस पर भी ये कीप चेक रखता है। कौन? आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 23 में है, इसमें प्रोविजन दिया गया है अमेंडमेंट हम कैसे ला सकते हैं। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि हम हर रोज़ अमेंडमेंट ला सकते। इसमें पार्लियामेंट में बिल पेश करनी होती है, फिर बाकी रिकमेंडेशन, फिर बाकी सिंपल वो बाकी मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, वो बहुत सारी मेजॉरिटी, वो भी मैं किसी वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगा कैसे ये होता है अमेंडमेंट। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि मुश्किल प्रोसेस है, और इसका प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियर लिखा है कि आर्टिकल 368 के थ्रू आप कैसे अमेंडमेंट ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, अमेंडमेंट्स का जो कंसेप्ट है ये बोरो किया है हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से।
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लाया। आपने पढ़े होंगे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे ये भी फीचर्स है कि हमने कौन सा फ्यूचर कहाँ से लाया है। तो अमेंडमेंट्स का फ्यूचर हमने लाया है, बोरो किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि केशवानंद भारती जजमेंट जो आया था 1973 में, उसमें यह भी बताया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर या कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हो, ये जो पार्लियामेंट है ये किसी भी पार्ट को, ये किसी भी मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोई भी किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये अभी तक हमें खुद भी मालूम नहीं है, ये अभी तक नहीं डिस्कस किया है, मतलब कहीं पे भी हमें ये पता नहीं चला है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा प्रोविजन है, कौन कौन सा पार्ट है या कौन कौन सा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया है अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। खैर आपको ये बात याद रखनी है, केशवानंद भारती केस ये जो जजमेंट है उसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, let's discuss some important amendments and their important aspects for exam point of view। चलिए, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था ये हुआ था 1951 में ही, यानी एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, दूसरी तरफ 1951 में इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट में इन्होंने क्या लाया है, 9th शेड्यूल। अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, और 8 शेड्यूल्स पहले ही थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 8 शेड्यूल्स उसमें पहले से ही थे। अब लाना था एक और शेड्यूल, उसमें लाया है फर्स्ट अमेंडमेंट, उसके लिए लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट। और फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू लाया था 9th शेड्यूल इन्होंने, किसने, गवर्नमेंट ने। 9th शेड्यूल किस लिए लाया गया था, 9th शेड्यूल इसलिए लाया गया था कि क्योंकि टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट बनाती थी उसको जुडिशियल रिव्यू में भेजा जाता था, मतलब जुडिशली वो ठीक है या नहीं। तो इन सब के लिए बचने के लिए इन्होंने लाया है 9th शेड्यूल। कोई भी लॉ अब ये लाएंगे तो इसको ये डालते थे किसमें, 9th शेड्यूल में, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको कोई रिव्यू न कर सके, यानी गवर्नमेंट बच सके क्रिटिसाइज से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चालाक निकली, इन्होंने 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूल आउट किया है कि इन्होंने कहा कि जो भी ये 9th शेड्यूल है इसमें 24 अप्रैल 1973 से जो भी मतलब लॉ आप डालोगे वो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। मतलब आप बच नहीं सकते हो, खुद को आप बचा नहीं सकते हो आप जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। कब कहा है, 2007 में ये कहा है। क्या कहा है इन्होंने कि 24 अप्रैल 1973 में, मतलब जब से वो केशवानंद भारती केस आया है, जजमेंट आया है, तब से लेकर अभी तक जितने भी लॉज इसमें डाले गए हैं किसमें, 9th शेड्यूल में, वो अब सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, मतलब दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि फर्स्ट अमेंडमेंट ने एम्पावर किया है स्टेट्स को कि वो एडवांसमेंट कर सकते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू और भी कुछ माइनर चेंज लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको वो सब याद नहीं रखने। मैंने पहले ही कहा कि आपको मेजर चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखने हैं। माइनर चेंजेस के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो पूछे जाते हैं मेंस में, आप उनकी रेफरेंस दे सकते हो कि फलानी अमेंडमेंट से फलानी चेंज लाई गई है, तभी जाके उसको मेंस कहा गया है। ये जो वन डे टाइप एग्जाम्स है जैसे कि JKSSB है, SSC है, SSC के भी मेंस होते हैं, कोर पेपर्स होते हैं जो कि स्टेज 2 और स्टेज 3 होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, जैसे कि JKSSB है या बाकी एग्जाम्स है, JKPSC का प्रीलिम्स है, वहाँ पे पूछे जाते हैं मेजर चेंजेस। वहाँ पे उनको नॉलेज चेक नहीं करनी है, आपको डीप नॉलेज चेक की जाती है मेंस में। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी होते हैं वो मेजर चेंजेस में आते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे है, वो है 7th अमेंडमेंट। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हमने देखा है, इसके बाद 2nd, 3rd, 4th इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th अमेंडमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया है।
7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, और इस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ था 1953 का 1956 में, इसमें फर्स्ट स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट जो बनी थी लिंग्विस्टिक स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ये फर्स्ट स्टेट बनी थी जब 7th अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स थे, लेकिन हमें मेन आस्पेक्ट देखना है कि इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था। इस अमेंडमेंट से फर्स्ट स्टेट बनी है वो है ये आंध्र प्रदेश स्टेट। इसके बाद लाया गया था 14th अमेंडमेंट। 14th अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में, और इसी के ज़रिए से पुडुचेरी जो थी, पुडुचेरी वाज मेड पार्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये पुडुचेरी जो थी वहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था। आपने पढ़े होंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद फिर बाकी कंपनीज आए थे, और फ्रेंच जो आई थी ना, फ्रेंच लास्ट पे आई थी। फ्रेंच जो आई थी ना, ये तकरीबन 1667 में आए थे, और ये लास्ट पे भी चले गए थे इंडिया में। कब चले गए थे? 1962 में, जब पुडुचेरी इनका पार्ट हुआ करती थी, और पुडुचेरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने यूनियन में मिलाया किस अमेंडमेंट के थ्रू? 14th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 1962 में। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 21st अमेंडमेंट। ये हुआ था 1967 में। 21st अमेंडमेंट, इससे क्या हुआ था? इससे बनी थी सिंधी, एक लैंग्वेज है, वो एक 15th लैंग्वेज बनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अर्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 14 लैंग्वेज थे, लेकिन करंटली वी हैव 22 ऑफिशियल यानी मेजर लैंग्वेज इन इंडिया। किस में? 8th शेड्यूल में। शेड्यूल्स अलग है, 12 शेड्यूल्स हैं, और 8th शेड्यूल में क्या है? 22 लैंग्वेजेस। और सिंधी कब बनी है लैंग्वेज? 15th लैंग्वेज। 14 लैंग्वेज तो पहले से ही थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। 15th लैंग्वेज अब ऐड करनी थी, और इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था 21st अमेंडमेंट। ये बात आपको याद रखना, सिंपल है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये। नेक्स्ट अमेंडमेंट लाया है 31st अमेंडमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31st अमेंडमेंट 1973 में लाया गया था, और इससे लोकसभा के सीट्स जो हुआ करते थे 525 जो थे, और उनकी सीटें जो थी वो मैक्सिमम कर दी गई अब 545, जो कि अब 543 ही रहे, क्योंकि वो जो एंग्लो इंडियंस है उसके लिए मैं अलग सा अमेंडमेंट आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा लास्ट पे। 104th अमेंडमेंट के द्वारा वो हटाया गया था। अपर लिमिट जो 550 है अब, उसमें से 552 हुआ करती थी, लेकिन टू जो एंग्लो इंडियंस है उनको सैक किया गया था, मतलब उनको रिमूव किया गया था 2019 में 104 अमेंडमेंट। ये जो 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 है, लोकसभा जो इलेक्टेड सीट्स हो ना, इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, शब्दों पे ध्यान दिया करो। इलेक्टेड सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्टेड सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, ये 525 हुआ करते थे, लेकिन इनको अब बढ़ाया गया है 545 तक इनकी स्ट्रेंथ ली गई है, जो कि अब 543 ही हैं। ये इलेक्टेड सीट्स की हम बात करते हैं। अब 543 क्यों है? क्योंकि 543 इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे उनको अब नहीं है, उनको अब वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, यानी ब्रिटिश इंडियंस के जो ओरिजिन यहाँ पे हैं, उनको अब वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया, ऐसे ये नहीं किया जाएगा। कहाँ? पार्लियामेंट में। वो 104 अमेंडमेंट के थ्रू वो प्रोविज़न हटाया गया था, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा 104th अमेंडमेंट पे हम जब पहुँचेंगे, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसी अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज लाए गए थे वो इन 2 अमेंडमेंट, एक तो 42nd अमेंडमेंट, दूसरा 44, लेकिन 42nd में बहुत ज़्यादा चेंज लाए गए थे, और इसीलिए इसको कहते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को तो अपने आप में एक बड़ा है, अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो लाया गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पहले ही मैंने बताया। ये इनेक्ट किया गया था तब जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करती थी, यानी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी इंदिरा गांधी। उस वक्त मुल्क में इमरजेंसी चल रही थी, नेशनल इमरजेंसी, और इट अमेंडेड या इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रोविजंस। उस वक्त जो इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविजंस लाए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि
इसने अटेम्प्ट किया है कि इन्होंने रिड्यूस, इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने गवर्नमेंट ने ट्राई की है कि इन दे रिड्यूस्ड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छे खासे पावर्स थे और इनको कम करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। इससे हमें पता चलता है कि सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट लाई गई है किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड, इट लेड डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सवारन सिंह कमेटी। जो आपने इंपॉर्टेंट ये सुना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 51A क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लाए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए थे। और इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम है सवारन सिंह कमेटी। और इसी कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसी में कुछ चेंज लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लाए गए थे प्रीएम्बल में। और प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी है। दीज 3 वर्ड्स वायर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। याद रखना, 42nd अमेंडमेंट से क्या लाया है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स वायर एडेड टू द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए ट्रिक है SSI। SSI बोले तो सोशलिस्ट, ये सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, या सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। चाहे सेक्युलर पहले पढ़ो या सोशलिस्ट पढ़ो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स इससे लाए गए हैं ये 42nd अमेंडमेंट में के ज़रिए से प्रीएम्बल में। ये भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे मैंने ये भी ऐड किया है कि अगर कोई भी क्वेरी आपको हो तो आपको इस ईमेल आईडी पे लिखना है या टेलीग्राम ग्रुप में लिखना है डायरेक्टली, जिसकी लिंक या जो इस PDF की जो मैं डालूंगा उस ग्रुप में। और वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, चाहे PDF के रिगार्डिंग या कोई और पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिख सकते हो, और या तो ईमेल भी कर सकते हो अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन हुआ है सिंपली। चलिए अब हम आते हैं 44th अमेंडमेंट पे। 44th अमेंडमेंट हुआ है 1978 में। और उस वक्त एमरजेंसी, मैंने पहले ही कहा कि एमरजेंसी चल रही थी 1976 में। अब एमरजेंसी के द्वारा से बहुत जो कंट्री का निज़ाम था वो तितर बितर हुआ था। पटरी पे जो नॉर्मलाइजेशन थी वो अब एबनॉर्मल सी हो गई थी सिचुएशन। अब उसको रिस्टोर करने के लिए, यानी नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए, अब इन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया। और उसमें भी पहला पॉइंट ये है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर ऑफ लोकसभा जो थी ना, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, वो अब रिस्टोर की गई थी। क्योंकि एमरजेंसी चल रही थी, तो इलेक्शंस बहुत जगहों पे, बहुत स्टेट्स में नहीं हुई थी, जिस वजह से ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टर्म है वो एक्सटेंड हुआ था, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 2 साल, या कहीं पे 6 मंथ्स। तो मतलब ये जो नॉर्मल हुआ करता, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, ये अब एबनॉर्मल सा हो गया। अब इसको फिर से नॉर्मल लाने के लिए क्या करना था, इनको एक अमेंडमेंट इन्होंने लाया और फिर से नॉर्मलाइजेशन ऑफ द असेंबलीज और लोकसभा हुआ था, यानी 5 ईयर हर जगह। जम्मू कश्मीर में 6 ईयर्स हुआ करता था परसों तक, जब से 2029 का ये J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ है। 2019 का जो अमेंडमेंट पास हुआ था J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट, तब से अब 5 ईयर टर्म यहाँ पे भी है। लेकिन हालांकि तब से तो इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन आपको याद रखना है कि 5 ईयर जो टर्म होती है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हर जगह, ये कब से लाई गई है? फिर से 44th अमेंडमेंट 1978 में। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड ये कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स भी हुआ करता था, ये राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। अंडर आर्टिकल 31 के अंडर ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है। अब कहाँ पे है ये? अब ये लीगल राइट है। क्या है? अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A में, ये लीगल राइट है। कौन? राइट टू प्रॉपर्टी। और इसको कब बनाया गया है लीगल राइट? 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 पे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का है, यानी 44th अमेंडमेंट का है। Proclamation of emergency can be issued only when the security of India or any part of its territory is threatened by war or external aggression or by the armed rebellion। समझ आ रहा है? यानी इमरजेंसी अब हम उसी वक्त नाफिज कर सकते हैं मुल्क में, जब मुल्क का कोई टेरिटरी, यानी इसका पार्ट या पूरा मुल्क ही थ्रेटनड हो किसी वार से या एक्सटर्नल एग्रेशन से। वार मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि जंग अब स्टार्ट होने वाला है, या एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई टेरिटरी है, इस मुल्क का कोई एक
टेरिटरी है उस पर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, यानी किसी दूसरे मुल्क के द्वारा उस पर कोई एग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं, तो उस वक्त ये इमरजेंसी लग सकती है। या आर्मड रेबिलियन अगर हो, यानी कंट्री के अंदर ही अगर लोगों ने हथियार उठाए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस वक्त ये इमरजेंसी लग सकती है। इससे पहले क्या हुआ करता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज दियर ए पॉइंट। इंटरनल डिस्टर्बेंस भी एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी जो थी, ये भी एक प्रोविजन था कि इस पे इमरजेंसी लगती थी। लेकिन अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को नॉट अमाउंटिंग टू आर्मड रेबिलियन, यानी जब तक ये तब्दील ना हो आर्मड रेबिलियन में, तब तक हम इस पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे ये इमरजेंसी नहीं लगती है। तो किस पे लगती है, ये लगती है जब वार हो, एक तो वार हो, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और तीसरा आर्मड रेबिलियन हो। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था आर्मड रेबिलियन के द्वारा। अब आर्मड रेबिलियन को इसको रिप्लेस किया गया था किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था आर्मड रेबिलियन से। यानी अब अगर आर्मड रेबिलियन होता है कंट्री में तो भी इमरजेंसी लगती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये कि ये जो इमरजेंसी है, इट कैन ओनली बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। यानी तभी ये हम लगा सकते हैं ये नेशनल इमरजेंसी जब रिटन एडवाइस देंगे कौन, प्रेसिडेंट को, कैबिनेट होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स। जब कैबिनेट के द्वारा सा रिटन ये एडवाइस मिलेगी किसको, प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर लगती है, ये भी आप कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये है कि 52nd अमेंडमेंट 1958 में लाया गया था। इसमें 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। 12 शेड्यूल्स हैं और 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं शेड्यूल्स आपको पढ़ाऊँ या डिस्कस करूँ तो आप कमेंट्स में लिखना, फिर हम शेड्यूल्स को भी इसी तरह से पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 56th अमेंडमेंट, ये 1947 में लाया गया था। इसमें हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था फॉर ऑल पर्पज़। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हुआ था कि गोवा जो थी ये एक स्टेट बनी थी। गोवा जो थी ये एक पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और गोवा को स्टेट बनाया गया था 25th स्टेट ऑफ इंडिया कब, 1947 में। याद रखना जो भी एग्जाम्स होते थे उसमें स्टेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, कौन स्टेट कब बनी है, किस अमेंडमेंट के थ्रू, ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेट जब बनी थी उस वक्त कौन सा अमेंडमेंट हुआ था वो मैंने अभी आपको बताया। और जब ये वो लैंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी 15th स्टेट। और ये जो गोवा जो थी ये 25th स्टेट बनी थी कब, 56th अमेंडमेंट 1987 में। नेक्स्ट है 61st अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट जो है उनको, वोटिंग एज जो है उसको रिड्यूस किया गया था 21 से लेकर 18 ईयर्स। पहले 21 एज थी रिक्वायरमेंट वोट के लिए, एक मतलब बंदे के लिए उसकी एज होनी चाहिए 21, तब जाके वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन अब 18 ईयर्स आप देख सकते हैं, 18 ईयर्स हर जगह एलिजिबल है ये वोटिंग के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लाया है 61st अमेंडमेंट इसके लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 73rd और 74, ये हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक साथ आपस में मिलते जुलते हैं। 73rd अमेंडमेंट 1993 में लाया गया था और इसमें इससे नाइन्थ पार्ट 9th ऐड हुआ था और शेड्यूल 11th इससे ऐड हुआ था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हो गया ये एक पॉइंट। नेक्स्ट है 74th अमेंडमेंट। 74 अमेंडमेंट 1904 में हुआ था, लेकिन इससे एक साल बाद 93rd के बाद। तो इससे म्यूनसिपैलिटीज़ लाए गए थे। पार्ट 9th ए वायर एडेड एंड 12th शेड्यूल वाज एडेड। 12th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया था और इससे क्या लाया गया था, 9th ए। इससे म्यूनसिपैलिटीज़ में भी अब इलेक्शंस होंगे। अब वो म्यूनसिपैलिटी मतलब ये जो 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। अब ये इलेक्शंस करा सकते हैं, मतलब लोकली गवर्नमेंट चला सकते हैं। किसके द्वारा, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो 21A के अंडर अब इनिशिएट किया गया था कि अब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं चिल्ड्रन को
फंडामेंटल राइट है ये, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ये अप टू 6 to 14 ईयर्स। और इससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी, जो कि हमें बताती है कि पेरेंट हो या गार्डियन हो वो प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटीज़, यानी मौके फराहम कर सकता है अपने बच्चे को, अपने वार्ड को, जो भी हो इस केस में। कब तक? अप टू एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स तब उसको देनी है एजुकेशन अपने उस मतलब बच्चे को, या उसका जो भी हो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये फंडामेंटल राइट है और इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये बनाई गई है और आर्टिकल 21 के अंडर ये फंडामेंटल राइट है। ये 46th अमेंडमेंट 2022 में ये लाया गया है, ये अमेंडमेंट है। सॉरी 86th अमेंडमेंट 2002 नॉट 2022, 2002 में ये लाया गया था। 86th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे थे। फिर है 97th अमेंडमेंट और इससे 97th अमेंडमेंट 2012 में लाया गया था। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थे उनको ग्रांट मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और इससे इंसर्ट किया गया था पार्ट 9th B इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 में अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो 2021 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई थी और इसका पोर्टफोलियो है होम मिनिस्टर के अंदर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह इसकी जो मिनिस्ट्री है वो इस वक्त संभाल रहा है। किसकी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनाई गई थी रिसेंटली जुलाई 2021 में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में थी। 97 अमेंडमेंट है। फिर हम आते हैं 100th अमेंडमेंट पे। 100th अमेंडमेंट 2015 में लाया गया था, जबकि सर्टन टेरिटरीज एक्सचेंज किए थे बांग्लादेश और इंडिया ने किस एक्ट के अंडर? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंडर 1947 का जो कि प्रोटोकॉल था 2011 का। आपको याद रखना है 100th अमेंडमेंट है, यानी 100वां अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, जिससे बांग्लादेश और इंडिया ने कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। फिर आया था 101st अमेंडमेंट यानी 101। इससे लाया गया था GST। पहले जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो ये था, इससे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कर रहे थे, इन सब को अब रिप्लेस किया है GST ने। आपने सुना होगा 1 जुलाई 2017 से 2017 से अब पूरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 101st अमेंडमेंट 2017 में जो लाया गया था 2017 में। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 102nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2018 में लाया गया था। इससे नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। अभी तक इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, यानी लीगल स्टेटस मिला है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये कब मिला है इनको? 102nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 2018 में लाया गया था। नेक्स्ट है 103rd अमेंडमेंट। इससे इंट्रोड्यूस किया गया था 10% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आपने अगर ये यूज़ की है EWS रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तो ये कहाँ पे लागू है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। और इससे भी अमेंडमेंट लाया गया था आर्टिकल 15 एंड 16 में। इससे कुछ अमेंड्स चेंज लाए गए, यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐड किए गए थे, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लास E और F या कुछ इसमें लाया गया था, वो आप देखना। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 103rd अमेंडमेंट से 10% रिजर्वेशन मिली थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को फॉर एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। फिर लाया गया था 104th अमेंडमेंट। ये लाया गया था 2019-20 में। एक्चुअली 2019 के दिसंबर में ये से चल रहा था और फाइनली इसको मिला था प्रेसिडेंट का एसेंट 2020 में, और तब जाके ये बिल एक्ट बना था। और इसने रिमूव कर दी गई थी रिजर्वेड सीट जो थी ना एंग्लो इंडियन। मैंने पहले ही कहा था कि जब वो हुआ था 525 से इंक्रीज़ हुआ था 545 वो लोकसभा सीट्स, तो उसी में जो एंग्लो इंडियंस तब से हुआ करते थे ना। एंग्लो इंडियंस जो कम्युनिटी थी जिनको लोग ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था पार्लियामेंट में, अब उनको नहीं करेगा, सिंपली उनको रिमूव कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 104 अमेंडमेंट, जो कि 2020 में लाया गया है। नेक्स्ट जो लास्ट अमेंडमेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 105th है, लेटेस्ट है। इसको अगस्त 2021 में लाया गया था। इसने रिस्टोर की है पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, मतलब उनका वो लिस्ट आप खुद से बना सकते हैं। अभी तक तो वो प्रेसिडेंट बनाया करता था, लेकिन अब 105th अमेंडमेंट से ये पता चलता है हमें कि स्टेट गवर्नमेंट्स को वो पावर अब वापस दी गई है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को अब मोर पावर है, यहाँ पे उनको पावर दी गई है कि अब वो SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो लिस्ट है ये अब खुद से तैयार कर सकते हैं। ओके,
और लास्ट पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये इस लेक्चर की जो PDF है या आगे और भी आने वाले लेक्चर्स की PDF है वो आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी और उस ग्रुप की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।